नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया लीगल में। मैं हूँ राजश्री, आपके साथ एक बेहद संवेदनशील मसले के साथ आज आपके सामने हूँ। आमतौर पर इसकी चर्चा आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन अब इस पर गंभीर चर्चा की जरूरत है। जी हाँ, पिछले दिनों जांच एजेंसियों के कुछ ऐसी कार्रवाई जिसके कारण विपक्ष एक बार फिर से सियासी प्रतिशोध के आरोपों को लगाता दिखा है, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय या ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया। इसके कुछ ही दिनों बाद सोनिया और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले के संबंध में एक समन भेजा गया, जिसमें उन पर धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया। इन कार्रवाई के बाद विपक्ष एक बार फिर से केंद्रीय जांच एजेंसियों के सियासी इस्तेमाल का आरोप लगाने लगा है। केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जिन विपक्षी नेताओं की जांच की जा रही है, उनकी सूची वैसे लंबी है। इन एजेंसियों को भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना तो जरूरी है, लेकिन जब से जांच ज्यादातर विपक्षी नेताओं तक ही सीमित हो जाए तो मामला संदिग्ध लगने लगता है। हालांकि इन एजेंसियों द्वारा जो जांच की जाती है वो भी लंबे सालों तक लंबित रहती है और आरोपों को दबाव के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे आरोप हमेशा सत्ताधारी दल पर विपक्ष लगाता आया है। इसी बीच सत्ताधारी दल के कुछ नेता जिन पर घोटालों और भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप रहता है, वे जांच की आंच से बचे रहते हैं। ये भी कहा जाता है कि यदि आप सत्ता की गंगा में नहा लें तो तमाम जांच से बच सकते हैं। ये भी उदाहरण हमें खासकर कुछ नेताओं के मद्देनजर हाल फिलहाल में देखने को मिला। इन हालातों में विपक्ष ये हमेशा आरोप लगाता है कि जांच का एजेंडा सियासी प्रतिशोध रहता है। सिद्धांत रूप में तो जांच एजेंसियों को सरकार से स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए, सभी राजनीतिक एजेंडे से अछूता रहना चाहिए, लेकिन ऐसा कहाँ हो पाता है। सरकार चाहे किसी की भी हो, जांच एजेंसियां ऐसा लगता है कि दबाव में काम कर रही हैं। न केवल सरकार के, बल्कि बहुत हद तक अगर हम हाल फिलहाल में देखें तो ये भी लगता है कि जांच एजेंसियां अब मीडिया के दबाव में भी काम करती हैं। इसके पहले कि जांच एजेंसी किसी तथाकथित आरोपी के खिलाफ कुछ पाए, मीडिया उसे अपराधी घोषित कर देती है और बाद में यदि जांच एजेंसी को कुछ नहीं मिलता तो मीडिया ये कहने लगती है कि जांच एजेंसी प्रभावित हुई। इससे जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगता है। इसी बीच जब ये सत्ता में कोई भी सरकार आती है तो वो जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल करने लगती है और इस पर हो हल्ला तब खूब विपक्ष जो मचाता है, जैसे ही वो वापस सत्ता में आता है उसकी आवाज खामोश हो जाती है। वे अपने हिसाब से एजेंसियों का इस्तेमाल करते रहते हैं, यानी कि सत्ता हमेशा जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता को लेकर असंवेदनशील रहती है। कब केस को ठंडे बस्ते में रखा जाए और कब इसे एक्टिव किया जाए, ये भी एक दिलचस्प कला है जो सियासी नेताओं को खूब पता होती है। सियासी हालात के मद्देनजर केस को सक्रिय किया जाता है। नेशनल हेराल्ड केस को भी इसी की मिसाल माना जा रहा है, लेकिन इसके पहले भी जब कांग्रेस की भी सरकार थी, अगर मैं खुल के बोलूं तो तमाम ऐसे केसेस थे जिनको ये कहा गया कि वो सियासी ही मामले थे। कुल मिलाकर देखें तो अदालत में भी इस तरह के जब मामले आते हैं तो वकीलों के दलील यही होते हैं कि ये मामला सियासी है और इस तरह से पूरे केस को कमजोर किया जाता है। 2013 का वक्त याद करें आप, कोयला घोटाले मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी को एक ऐसा तोता बताया था जो सिर्फ अपने मालिक की आवाज सुनता था। कई मामलों के लिए सीबीआई का अधीक्षण केंद्र सरकार का कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग या डीओपीटी विभाग करता है, जो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत आता है। यही वजह है कि अक्सर ऐसे मामलों की जांच को सीबीआई को लेकर सीबीआई पर सवाल उठते रहते हैं, लेकिन इनके तार आगे चलकर राजनीति और राजनेताओं से जुड़ ही जाते हैं कहीं न कहीं। इनकम टैक्स की यदि आप बात करें तो इनकम टैक्स के छापे भी इस ट्रेंड से अछूते नहीं है। आकर छापे का उद्देश्य काले धन को जब्त करना और उस पर अंकुश लगाना है, लेकिन आयकर विभाग के उलझे कानून अक्सर रेड के बेजा इस्तेमाल का कारण बन जाता है। अपील फाइल करने के नियम और टैक्स असेसमेंट के कानून की भूल भुलैया भी इतनी परेशानी खड़ी करती है कि जिससे निकलना संभव नहीं लगता। सत्येंद्र जैन मामले में जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है,
आप पार्टी की यही सबसे मुख्य दलील है कि टैक्स के कानूनों को जानबूझकर आरोपी को शिकंजे में रखने के लिए उसका दुरुपयोग किया जाता है। इनकम टैक्स ही नहीं, अब एक और अलग एजेंसी लेते हैं, वो है एनसीबी। अभी तक एनसीबी को बहुत ही कम सुर्खियां मिलती हैं, लेकिन हाल फिलहाल में एनसीबी ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। आर्यन केस में एनसीबी को मुंह की खानी पड़ी जब आर्यन के खिलाफ सबूत नहीं मिले और उसे बरी किया गया। ये तब हुआ जब आर्यन जेल जा चुका था और एनसीबी उसे अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स गैंग का हिस्सा बता चुकी थी। पुलिस बल का सियासी इस्तेमाल तो कभी भी हमें किसी भी नुक्कड़ और कोने पर दिख ही जाता है। 2018 के एक सर्वे के मुताबिक भारत में पुलिस पर जनता का भरोसा सिर्फ 5.7% है। इतने कम भरोसे की वजह है पुलिस का राजनीतिकरण और राजनेताओं का पुलिस को अपना राजनीतिक एजेंडे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश लगातार करना। प्रकाश सिंह केस में 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस सुधार संबंधी अपना ऐतिहासिक फैसला दिया था। अब 14 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन कुछ खास नहीं बदला। 14 क्या, उससे भी कहीं ज्यादा 18 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ खास जो स्थिति है वो बदली नहीं। राज्य ने कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया। जमीनी स्तर पर यदि हम देखें तो यही नहीं कि केवल ईडी की है या पुलिस है या सीबीआई है या इनकम टैक्स है, यही विभाग शक के घेरे में, या एनसीबी है, यही विभाग शक के घेरे में नहीं है या विश्वसनीयता के फंदे में नहीं फंसे हैं, बल्कि यूएपीए, आर्म्स एक्ट जैसे कानून भी पुलिस जाति का कारण बन रहे हैं और उन्हें भी हटाने की मांग लगातार चल रही है। इसीलिए सीजीआई ने तो यहां तक कह दिया था कि जब तक एक पुलिस अधिकारी सत्ता में पार्टी का साथ देता है, चीजें सुचारू होती हैं। हालांकि अगर पार्टी सत्ता खो देती है तो सत्ता में नई पार्टी द्वारा उनके खिलाफ राजद्रोह और अन्य आरोप लगा दिए जाते हैं। सीबीआई या अन्य जांच एजेंसियां अगर अपने दायरे से निकलकर आज काम कर रही हैं तो जिम्मेदारी न्यायालयों की भी आती है। अदालतों ने वक्त वक्त पर सख्त टिप्पणियां और दिशा निर्देशों से हालात सुधारने की कोशिश की है, लेकिन वक्त के साथ नतीजा ढाक के 3 पात ही रहता है। आज हम जांच एजेंसियों के सियासी या गलत इस्तेमाल पर चर्चा तो करेंगे ही, साथ ही उन नियम कानूनों पर भी नजर डालेंगे जिनके कारण हालात यहां तक पहुंचे हैं। तो चर्चा शुरू करते हैं और हमारे साथ एक बेहद खास पैनल जुड़ा है। हालांकि इंडिया लीगल में हम कानूनी पहलू को ज्यादा ध्यान में रखते हैं, लेकिन एजेंसियों का सीधा रिश्ता आम लोगों से भी होता है। इसलिए हमने इन्हीं एजेंसियों से जुड़े हुए उन सशक्त आवाजों को आज अपने पैनल पर लिया है, जो इस पूरे मामले की गहराई को भी समझते हैं, इसकी संवेदनशीलता को भी समझते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जीके पिल्लई, पूर्व गृह सचिव हैं, डीपी सेमवाल साहब जुड़े हैं हमारे स्टूडियो से, पूर्व प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स, सीबीडीटी में टैक्स पॉलिसीज और लेजिस्लेशन का विशेष अनुभव रहा है इनका। एनके सिंह जुड़े हैं, पूर्व सीबीआई अधिकारी हैं हमारे साथ। उमाकांत मिश्रा जी जुड़े हैं, पूर्व सहायक निदेशक एनसीबी के। और वेद भूषण साहब हमारे साथ जुड़े हुए, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। और हमारे साथ डॉक्टर जस्टिस सतीश चंद्रा जुड़ रहे हैं, पूर्व जज इलाहाबाद हाई कोर्ट के। इस बेहद खास पैनल से सबसे पहले मिस्टर पिल्लई, आई विल कम टू यू। All along there are cases of misuse of central agencies like ED, CBI, now NCB as well, for settling political causes. As a former Home Secretary, how do you see this political use of investigating agencies? See, I believe that, you see, all these agencies, the head of these agencies are bound by the rule of law and the Constitution. So if you see that these agencies are, let me put it this way, are either misusing the law or if I may call it, they are using it for political purposes, if you want to make it explicit, then they should be hauled up in the court when it is taken to the court. If you do something which is totally illegal action, then you have to face the consequences for that illegal action, because you are depriving somebody else's personal liberty or his freedom to move.
his personal, sometimes in the case it can be an arrest without any facts available. And then the concerned head of the agency or the concerned officer who takes that decision would have to be held accountable. And that accountability really comes that he has to then face the consequences of perhaps even being sent to jail. Sir. I think the first really, what should I say, change will really come about if the agencies who do misuse the law, their heads are actually sent to jail for even for 24 hours. Sir. Then they will not do this again. Sir, this is a very great hope maybe, but practically it's not happening, sir. और खासकर अगर मैं एनके सिंह जी आपके पास आऊँ, जो जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की बात सबसे पहले शुरू हुई, पुलिस को छोड़ने तो सीबीआई जैसी जांच एजेंसी जो कि बहुत ही मजबूत एक एजेंसी थी, वहीं से मामला शुरू हुआ। और वो सीबीआई जिसके अगर उसकी जांच शुरू हो जाती थी तो हर आरोपी की रूह कांप जाती थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने तोते का पिंजरा तक कहा। अब अगर ऐसी स्थिति आप देखते हैं तो किस तरह से लेते हैं, खासकर अगर हम पिछले 40 साल की बात करें तो पिछले 40 साल से जो विभिन्न समितियां हैं बार बार ये कह रही हैं कि सीबीआई का अलग अधिनियम बनाया जाए, परंतु कोई सरकार आज तक इस पर ध्यान नहीं दे चुकी है। शायद सभी को सीबीआई का ऐसा ही स्वरूप ठीक लगता है जिसमें जब चाहे उसका दुरुपयोग या सदुपयोग कर लिया जाए। संसद की एक स्थायी समिति ने 2007-8 में संस्तुति भी की थी कि सीबीआई के विधिक आधार और पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाए, लेकिन मामला जस का तस है। क्या आपको लगता है कि ये हास्यास्पद नहीं है कि आज भी सीबीआई 1946 के कानून पर चल रही है और ये बड़ी वजह है कि ऐसी सशक्त एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है? आपने ठीक ही कहा है। मिस्टर पिनाई एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड ब्यूरोक्रेट रहे हैं और मैं उनकी बात को सुन रहा था, लेकिन सॉरी, उन्होंने जिस तरह से इसको रखा है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। देखिए, मैं सीबीआई में 10 साल काम किया। मैं सीबीआई में इमरजेंसी के पहले गया, इमरजेंसी के दरमियान में भी गया, फिर उस समय भी जनता पार्टी सरकार जब आई उस समय भी था, जब बीपी सिंह की सरकार थी उस समय भी था। तो मैंने सीबीआई का उतार चढ़ाव देखा है। मैं कह सकता हूँ 2 चीजें मैं कहूँगा। नंबर 1, सीबीआई का गोल्डन पीरियड था जबकि लाल बहादुर शास्त्री, जिनको आप इनका फाउंडर कहा जा सकता है, 1963 में सीबीआई का निर्माण किया गया। और जब वो होम मिनिस्टर थे और जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो सीबीआई का गोल्डन पीरियड था, क्योंकि पॉलिटिकल अथॉरिटी जो उस समय की थी वो सीबीआई को निष्पक्ष और एक कॉम्पिटेंट एजेंसी जो करप्शन से विरुद्ध संघर्ष कर सके, उसका इन्वेस्टिगेशन कर सके, ऐसी सीबीआई चाहती थी। और वो उनको सहयोग मिला मिस्टर एलपी सिंह आईसीएस और बीपी कोहली जो पहला डायरेक्टर सीबीआई है। ये दोनों के सहयोग से लाल बहादुर शास्त्री ने इनका निर्माण किया और सीबीआई को एक निष्पक्ष एजेंसी बनाने का प्रयास किया और काफी हद तक सफलता मिल भी गया। लेकिन सीबीआई को पहला धक्का लगा जबकि इमरजेंसी आया। और मैं इमरजेंसी में सीबीआई में था और मैंने देखा कि सीबीआई में किस तरह पॉलिटिकल इंटरफेरेंस प्रारंभ हो गया बुरी तरह से। बहुत सारे गलत काम हुए, उसमें एक ये भी था कि इनकम टैक्स और सीबीआई का दुरुपयोग किया और उस समय के डिफेक्टो अथॉरिटी संजय गांधी वही करते थे। मेरा अनुभव है कि किस तरह से दस्तंदाजी होता था। फिर भी सीबीआई बाद में उभर के आया। मोरारजी की सरकार आई, चौधरी चरण सिंह होम मिनिस्टर थे, तो वो लोग सीबीआई के मामले में पूछा करते थे, दखल देते थे, लेकिन हम लोग जब उनको सही बात बता देते थे मोरारजी देसाई को, तो हम लोग की बात को सुनते थे और गलत काम करने के लिए बातें नहीं करते थे। यही चीज हमने बहुत हद तक बीपी सिंह के सरकार में भी देखा।
लेकिन इसके डार्क पीरियड भी हुए, इमरजेंसी। जी, लेकिन आज की स्थिति में इनके सिंह जी, मुझे 2 मिनट का समय चाहिए, तो मैं आपको सारा बात उसको समझ कर दूंगा। जी। तो आज की स्थिति यही है कि आज कोई भी ऐसा नहीं है जो एक निष्पक्ष सीबीआई चाहता है जी। पॉलिटिकल क्लास नहीं चाहता है। ब्यूरोक्रेसी जो है वो काफी बाधक है इस मामले में सीबीआई को निष्पक्ष करने में। तो ये तो तय है कि पॉलिटिकल जिसको बोला जाए मिसयूज हो रहा है इस तरह की बड़ी एजेंसी का। इसके पहले कि मैं वेद जी के पास जाऊंगी, क्योंकि शुरुआत अल्टीमेटली वहीं से हो जाती है, या जिसको कहा जाए 360 का ये पूरा जो सर्किल है वो पूरा होता है। ये मामला पुलिस से शुरू होता है, फिर पुलिस पे आके रुकती है। लेकिन इस बीच 2 और एजेंसियां हैं जिनका दुरुपयोग भी हो रहा है और आजकल काफी चर्चा में है। डीपी सेमवाल जी हमारे साथ हैं। डीपी सेमवाल जी, सीबीआई का दुरुपयोग हमने देखा, पहले भी देखा, इनकम टैक्स का और पुलिस का जिसको कहा जाए दुरुपयोग हमेशा ग्राउंड पर दिखता रहता है, और पुलिस का दबाव भी हमें साफ साफ पे दिखती रही है। लेकिन इनकम टैक्स के की जो एजेंसी है आजकल जिस तरह से चर्चा में है, आप ईडी को लें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लें, जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये भी स्कोर सेटल करने की कोशिश हो रही है खासकर पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, कौन से ऐसे मामले हैं जिनके तहत ये रास्ते निकाल लिए जाते हैं कि दूसरों पर दबाव बनाया जाए इन एजेंसीज के द्वारा? देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का या इनकम टैक्स एक्ट में जो पावर्स हैं उनके मिसयूज होने का जहां तक प्रश्न है, हमारी नज़र में उसका इम्प्लीमेंटेशन का तरीका ऐसा है कि एक ही केस में उसको बड़े लंबे समय तक, क्योंकि यहाँ केसेस बहुत लंबे समय तक चलते हैं और उसको लंबे समय तक मिसयूज होते रहना बहुत आसान नहीं है। किसी केस में भी इनकम टैक्स की रेड जब होती है, उसको सर्च एंड सीजर एक्शन कहते हैं, तो उसके लिए एक सेटिस्फेक्शन बनाना होता है। जो ऑफिसर उस पे काम करता है किसी केस पे, वो या तो कोई मुखबिर उसमें होता है, वो आकर के बताता है कि इस केस में इस तरह से टैक्स का इवेजन होता है, इसमें इस तरह से इतनी प्रॉपर्टीज हैं जो इनकी बैलेंस शीट में नहीं है, और उस आधार पर जो अधिकारी होता है निदेशालय में, वो फिजिकल जा करके उन जगहों की तहकीकात करता है और देख करके सब तरह से अपने को कन्विंस करके वो एक नोट तैयार करता है जिसको सेटिस्फेक्शन नोट कहते हैं। तो वो सेटिस्फेक्शन नोट जब बनता है वो अपने से बड़े अधिकारी को देता है, सह निदेशक को देता है, और उससे ऊपर जो निदेशक होता है डीआई इन्वेस्टिगेशन अपने को पूरी तरह से जब उस इंफॉर्मेशन के ठीक होने का आधार सही तरह से परख लेता है तो अपने डायरेक्टर जनरल के पास ले जाता है, और डायरेक्टर जनरल और डीआई फिर उस केस को सर्च के लिए या रेड के लिए अपनी सहमति इन राइटिंग देते हैं, और उसके आधार पर जो ऑथराइजेशंस बनते हैं जिसको आम भाषा में वारंट कहते हैं, अलग अलग प्रेमिसेस के अलग अलग जगह के, एक जगह जाना हो तो एक जगह और 100 जगह जाना है तो 100 जगह के वारंट्स अलग अलग बनते हैं, और कई अधिकारी जाकर के कई जगह उसको सर्च करते हैं। सर्च में सब जगह छानबीन होती है, छानबीन करके मटेरियल इकट्ठा किया जाता है और फिर उसी डायरेक्टरेट में वो आता है। अब इस बीच में जो टैक्स पेयर है जिसके यहाँ की सर्च हो रहा है, और जिसमें आपके हिसाब से या जो इंफॉर्मेशन आपके पास है या जैसा पब्लिक को लग रहा है कि उसका एजेंसी का मिसयूज हो रहा है, जो टैक्स पेयर है वो अदालत में भी जा सकता है। हमारे सामने जब मैं इन्वेस्टिगेशन में 3 साल रहा था तो हमारे एक केस में जो दिल्ली हाई कोर्ट है अपना, उसमें जो बड़े सीनियर वकील थे उनके घर पे रेड हो गया था। तो उनके घर पे रेड हो गया था तो उनको नागवारा गुजरा कि हमारे घर पे रेड कैसे हो गई, तो वो अदालत में चले गए, उन्होंने रिट फाइल कर दी। रिट फाइल की तो कोर्ट ने कमिश्नर अपॉइंट कर दिया अपना, एक एडवोकेट कमिश्नर, और एडवोकेट कमिश्नर फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आकर के उन्होंने कहा साहब आप अपने सेटिस्फेक्शन नोट की फाइल दीजिए। वो पहला किस्सा था इस तरह का, ये हुआ था अर्ली 90s में, 1991 में, जिसमें हमें लगा कि अदालत से इस तरह की छानबीन हो सकती है। तो वो सेटिस्फेक्शन नोट
फाइल से तुरंत उनको देना पड़ा। पर सिमवाल जी, यहाँ पे एक और मसला है जो मैं देख रही थी कि जो आयकर विभाग के जो कानून है, हाँ खासकर रेड या भ्रष्टाचार को लेकर जो कानून है, अगर हम नया प्रत्यक्ष कर संहिता अगर देखें 1961, भ्रष्टाचार से हमारा कम मतलब है, क्योंकि हम तो भ्रष्टाचार की इनकम भी टैक्स कर लेते हैं। जी बिल्कुल, हमारा जो काले धन से मतलब है हमारा। जब मैं ये पढ़ रही थी इस विषय पर, क्योंकि मैं इसी एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, पर मैं इस पे जानकारी इकट्ठा कर रही थी, तो मुझे बहुत एक इंटरेस्टिंग केस मिला जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में आया था, जिसमें एक स्मगलर ने ये दिखाया कि ये इतना पैसा हमने अधिकारियों को रिश्वत दी। बिल्कुल ठीक। और इनकम टैक्स ने उसको भी असेसमेंट कर लिया कि हाँ ठीक है, ये इसका कुल मिलाकर इसने इतना प्रॉफिट कमाया और उस आधार पर टैक्स उसने दे दिया है। तो उसमें उसने इनकम टैक्स ने उसको अपराधी नहीं माना था। स्मगलिंग का मामला अलग चला होगा, भ्रष्टाचार का अलग, इनकम का मामला अलग था। बहरहाल, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो 1961 के आयकर अधिनियम की जो तुलना अगर हम करते हैं तो ये काफी जटिल है, और इसमें कोई शक नहीं कि इसकी जो व्याख्या है वो एक्सपर्ट्स ही कर सकते हैं, और वो व्याख्या बहुत हद तक मैनुअल समझ, एक कोई स्टैंडर्ड व्याख्या नहीं है इसकी वजह से कहीं दबिश डालना हो या कहीं रेड करना हो, वो रास्ते ज्यादा आसानी से खुल जाते हैं और आम लोगों की पहुंच से चूंकि ये बाहर है, तो आपको नहीं लगता है कि इसमें दुरुपयोग के चांसेस बढ़ तो जाते ही हैं, हो नहीं हो एक अलग मसला है, पर बढ़ जाते हैं। आपका जो जटिल होने का प्रश्न है, मैं इस बात से हमेशा ही असहमत इसलिए रहता हूं कि आए दिन हम लोग अखबारों में जो अदालतों के निर्णय आते रहते हैं क्राइम्स से संबंधित, और उसमें क्रिमिनल अपने लिए बड़ा सा बड़ा वकील ढूंढता है, और वो बड़ा सा बड़ा वकील उस क्रिमिनल को, उस मर्डरर को बचा सकता है। इसका मतलब हमारे आईपीसी सीआरपीसी इतना स्कोप देते हैं, इस तरह से वो वर्डेड हैं कि वो भी उतने ही जटिल हैं जितना कि इनकम टैक्स है। जैसे इनकम टैक्स में पता नहीं होता टैक्स पेयर को कि मेरा केस अब कहां जाके रुकेगा, उसी तरह ये जो मर्डरर है उसने हत्या भी की हुई है, लेकिन वो पूरी आशा लिए हुए है कि मैं सुप्रीम कोर्ट तक छूटूंगा। और ऐसा कहना मुझे लगता है कि ये आदत हो गई हम लोगों की, और ज्यादातर पढ़े लिखे लोगों की, और इनकम टैक्स देने वाले ज्यादातर पढ़े लिखे ही लोग होते हैं और ऑर्गेनाइज्ड। लेकिन तब क्या कहेंगे जब किसी शख्स को, हाल फिलहाल में एक मामला आया भी है जो बड़ी चर्चा में, वो सत्येंद्र जैन का मामला है, जब किसी शख्स पर केस फाइल करने के बाद सबूत तलाशने के लिए इनकम टैक्स के द्वारा कस्टडी की मांग की जाती है कि अभी कस्टडी की मांग करना, इनकम टैक्स का मामला मेरे ख्याल से नहीं है एग्जैक्टली, वो ईडी का मामला है। और ईडी और इनकम टैक्स थोड़ा, ईडी स्ट्रिक्टली एनफोर्समेंट एजेंसी है, और इनकम टैक्स एक हिसाब से एडजुडिकेटिंग क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है। इनकम टैक्स में जो, लेकिन अगर हम इसको अगर हम समझने की कोशिश करें ईडी की तरफ से भी, तो क्या आपको लगता है कि ये सही बात है कि आपको सबूत तलाशने के लिए आप कहें कि नहीं हमें कस्टडी की जरूरत है, या इसको बहुत हद तक हम ये मान लें जैसा ही कहा जा रहा है कि ईडी वगैरह का दुरुपयोग हो रहा है और ये लोगों को तंग करने के आपने व्यक्तिगत केस का नाम लिया है, कोई बात नहीं, मैं उस केस को नहीं भी संज्ञान में लूं, मैं इसको एक उदाहरण के तौर पर ही लूं, क्योंकि जिस तरह का पढ़ने में आता है और जितनी गुत्थियां उस केस में भी इन्वॉल्व्ड हैं कि उसमें फॉल्स एंट्री है, और फॉल्स एंट्री अब कानून में भी डिफाइन हो गई है, और फॉल्स एंट्री में कई एंटिटीज आते हैं जिनके थ्रू पैसा इधर से उधर जाता है और उसको घुमाया हुआ जाता है, और उसी वजह से उसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। और मनी लॉन्ड्रिंग है जब काले धन को सफेद करने के लिए कई स्टेप्स तैयार किए जाते हैं, और तो जब उस पे एनफोर्समेंट एजेंसी फॉर एग्जांपल ईडी ही कोई एक्शन करती है, उसके लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर किसी केस में 1 से लेकर के 10 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड हैं तो 10 के 10 ईडी की जानकारी में हो। ईडी के पास अगर 4 ही स्टेप्स भी मौजूद हैं तो ईडी अपना एक्शन करेगी। लेकिन जब आदमी इधर से जिस पे एक्शन हो रहा है वो अदालत में चला गया और अदालत में चैलेंज करता है कि मेरे केस में तो ये नहीं है, ये नहीं है, तो ईडी उस पे अपना, अल्टीमेटली ये अदालत पे बात है, अदालत अपने को कन्विंस करने के लिए समय देती है। बिल्कुल। जस्टिस चंद्रा, हमने अभी तक तो 3 एजेंसी 4 एजेंसियों की बात कही है। एक पक्ष ये है कि इनका सियासी दुरुपयोग होता है, और सियासी दुरुपयोग होने की वजह से मामले और उलझते हैं, और उसका एक रास्ता ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अदालत में जाइए। अब अदालत में आप जाते हैं तो ये मसला हल नहीं होता, सियासी दुरुपयोग वाला जो एक प्रॉब्लम है, जो समस्या है, वो हल नहीं होता, बल्कि अदालत में केसों के अंबार जरूर बढ़ जाते हैं। किस तरह से आप इस पूरे मामले को देखेंगे और अपनी टिप्पणी देंगे?
देखिए, आपने काफी अच्छी भूमिका में बताया है कि क्या इन एजेंसियों का रोल रहा है और कैसे दुरुपयोग हो रहा है। जी। मैं सेमवाल साहब की ही बात से पकड़ता हूँ, उनकी बात पकड़ता हूँ और वहीं से शुरू करता हूँ। जहाँ तक इनकम टैक्स का सवाल है, इसमें सिर्फ अनडिस्क्लोज इनकम आती है जी। इसमें कोई क्राइम नहीं है, इसमें अनडिस्क्लोज इनकम का ही वो देखते हैं कि भाई आपने टैक्स दिया नहीं दिया। अगर अनडिस्क्लोज इनकम है तो उस पर आप टैक्स दे दें, पिनल टैक्स दे दें। 158 BC के अंदर जो है पहले उस टाइम में रेड होती थी और उसके बाद सर्वे भी होता था 133 के अंदर और वो देखते थे। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये आती है कि आपने कभी कोई डेटा इकट्ठा करके देखा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अल्टीमेट कन्विक्शन रेट क्या रहा है या कितना वो सक्सेसफुल रहा है। मैंने देखा है एज ए ITAT मेंबर, मैंने देखा है कि जो मटेरियल ये कलेक्ट करके लाए हैं, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रेट में लाए हैं, कई बार तो ये बच्चों की कॉपियां उठा लाते हैं कि भाई उसका जो है जो एक्सरसाइज बुक है मैथमेटिक्स की, उसका वो भी एडिशन है जी, ये भी बोर्ड में लिखा हुआ है। हाँ। अभी मुझे गोवा का याद है, मेरा पर्सनल केस था, मैं ITAT मेंबर देखा था उसको कि उसके अंदर जो होटल के ऊपर सर्वे हुआ था तो उसके अंदर जो परचेजिंग बिल थे, जो मसाला वगैरह ये लाते थे, उसको भी उन्होंने इनकम के अंदर जोड़ा हुआ था। तो इसके अंदर मिसयूज तो होने के चांस वहां होता है जहाँ एक ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व है। और हमारा जो बेसिक रीजन है, जो सभी सर्वे का आपने कहा है, कानून के अंदर तो हर कंपनी, हर एजेंसी इंडिपेंडेंट है, उस पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दूसरा है। जगजीवन राम जब थे तब कभी उनके ऊपर इनकम टैक्स रेट नहीं हुई, जबकि उनके पास डायमंड बिगेस्ट कलेक्टर रहे हैं। प्रमोद महाजन थे, उनके पास भी नहीं हुआ। आज आप वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम ले आइएगा तो पता नहीं कितना धन आ जाएगा बाहर। जी बिल्कुल। तो वो तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके दूसरे एजेंसियां जैसे CBI है, ED है, NIA है, अगर हम उनका देखें, CBI तो जो है ये पुलिस एक्ट के अंदर ही है, इसका तो कोई स्टेट्यूटरी प्रोविजन है ही नहीं। लेकिन जहां तक आपने बताया कोला घोटाले में इसको पैरट कहा गया, ये गया, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये केस तो बहुत लंबा खींचते हैं। 5-5 साल, 10-10 साल। एक्यूज मर जाता है, टेंशन के अंदर मर जाता है। अभी आपने कोयला सेक्रेटरी को देखा था, वो बेचारा टेंशन में मर गया। तो इसका एक टाइम बाउंड अगर ये रख लें कि हमें 1 साल के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा करना है तो उसके अंदर बहुत कुछ सफलता मिलेगी। अगर उसके बाद 1 साल के बाद और टाइम चाहिए तो किसी और एजेंसी से या कोई एक अथॉरिटी क्रिएट कर लें या कोर्ट कर लें जो उनको एक्सटेंशन देता रहे। इंडेफिनिट पीरियड के लिए चलाना किसी चीज को तो एक तरह टॉर्चर करके ही रखना है आदमी को। जी, लेकिन उसको देखेंगे। अच्छा, जहाँ तक ED का सवाल है, जैसा कि अभी सेमवाल साहब ने कहा कि भाई ये पैसा सर्कुलेट होता है, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी किया जाता है, उसको इन्वेस्ट किया जाता है, इलीगल काम में लगाया जाता है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो उसका ED का काम है, उसको देख लेगा। जो है अभी NCB जो आपने बताया, अभी आर्यन के केस के अंदर जो आया, जो शाहरुख खान का बहुत फेमस केस रहा है, तो उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह कि जब आपके पास शुरू में प्राइमरी केस ही नहीं था, प्रिलिमिनरी एविडेंस नहीं थी, तो आपने क्यों बुक किया, क्या नहीं किया। बिल्कुल। तो इसका मतलब स्मेल आती है कि कुछ बाद में लेन देन हुआ है या क्या हुआ है, कुछ कह नहीं सकते। तो कोर्ट देखेगा, जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कुछ नहीं कर पाई तो हम क्या कर पाएंगे। जाहिर सी बात है। जी उमाकांत, जी उमाकांत बताता हूँ। जी लास्ट एक और एजेंसी है जिसका नाम है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। उसका उसके अंदर उन्होंने क्या किया है, इसके अंदर एक रिव्यू अथॉरिटी बनाई है सेक्शन 45 के अंदर। जो मटेरियल कलेक्ट होकर आता है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आती है, बनती है, वो उस पर एग्जामिन करती है। अगर उसके अंदर कमियां हैं तो वो रिफ्यूज कर सकती है कि भाई हम इसको सैंक्शन नहीं देंगे या इसको हम रिकमेंड नहीं करेंगे। तो एक ऐसी सैंक्शन, और उसका सक्सेसफुल रेट है 97%। NIA का सक्सेसफुल रेट है 97%। इनकम टैक्स CBI का आप और देखें, ED का या NCB का देखें, इनका सक्सेस रेट कितना है, कन्विक्शन कितना हो रहा है सुप्रीम कोर्ट से। अगर अब आप देखेंगे तो कुछ पाएंगे कुछ गड़बड़ है। तो इसके लिए मेरा तो सजेशन ये है, सजेशन दे रहा हूँ मैं आपको, आप डिस्कशन में तो कुछ भी कहेंगे कि भाई ये तो है ही, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है ही है। अब जब इंदिरा गांधी थी तो कमलापति त्रिपाठी जी ने उठाई थी कि भाई ये नहीं हो सकता, तो उनके यहाँ रेड हो गए रातों रात एल्यूमिनियम फैक्ट्री पे, और पता लगा कि उन्होंने कहा बिजली का बिल ही नहीं दिया था। जी। तो ये तो चलता आया है और चलता रहेगा। दुरुपयोग कह लो उसको, या जो भी है पॉलिटिकल पार्टी उसको यूज करेगी। और उसका रीजन तो अब और ज्यादा बढ़ गया है। तो हमारा बीजेपी गवर्नमेंट उस टाइम में अपोजिशन में थी और वो उसको तो कहते थे तो कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन करते थे। आज कांग्रेस वाले भी बीजेपी को कहते हैं। तो पॉलिटिकल इसका चलता रहेगा और चलता रहा है। तो दुरुपयोग कहना चाहो और दुरुपयोग कह लो, या उसको इन्फ्लुएंस करना चाहो। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि एक तो आप हर एजेंसी के अंदर एक रिव्यू अथॉरिटी बनाए, जो उनका जो इन्वेस्टिगेशन आ रहा है उसको मॉनिटर करें, उसमें एक्सटेंशन दें, 1 साल का दें या दें। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो उसके अंदर वो उसको रिफ्यूज करते हैं कि भाई इसमें हम परमिशन नहीं दे सकते प्रोसिक्यूशन। तो एक तो इसके अंदर ही करें। दूसरा ये है कि जो एजेंसी कोई भी हो, नाम कुछ भी रखे, चलेगी ह्यूमन बींग से ना, तो ह्यूमन रिसोर्सेज को आप अच्छी तरह से सिलेक्ट करें
हाँ। तो देखें कि अपॉइंटमेंट कैसे होना है और क्या नहीं होना है। जो पारदर्शिता बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे साथ जब एनसीबी की हम बात कर रहे थे तो उमाकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उमाकांत मिश्रा जी। एनसीबी एक ऐसी संस्था है उमाकांत जी जो हाल फिलहाल में जिसको मैं कहूँ तो बड़ी कलरफुल तरीके से सबके सामने आई, क्योंकि इसमें हाई प्रोफाइल केसेस जोड़े गए और बॉलीवुड एक तरह से पूरी तरह से ट्रेंड ही चल गया कि बॉलीवुड जो है जितने सितारे हैं वो सब नशे में लिप्त है। अब एनसीबी पे ये आरोप लगता रहा है, पहले भी जितने भी केसेज आप एनसीबी के देखें और हाल फिलहाल में जिस तरह से एनसीबी ने कार्रवाइयां की, ऐसा लगा जैसे कि वो मुख्य चीजों से अलग हटकर वो बड़े ड्रग डीलर तो उनके हाथ में आते नहीं है, लेकिन जो सितारे हैं या जो ऐसे लोग हैं जो सेलिब्रिटीज हैं उनके केस को वो उठा लेती है ताकि वो लगे कि कुछ काम कर रही है। आपको ऐसा लगता है कि ये अलग तरीके का चलन है? अगर हम एक एयरपोर्ट पे, एक बंदरगाह पे, एयरपोर्ट पे तो नहीं पर एक बंदरगाह पे भारी मात्रा में ड्रग्स मिलता है, उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई पता नहीं चलता, लेकिन कुछ सितारों पे जबरदस्त कार्रवाइयां दिखती हैं और जो बाद में गलत साबित होती हैं। आपको लगता है कि एनसीबी में ये जो चलन है ये इससे इस जांच एजेंसी की गंभीरता को नुकसान पहुंच रहा है? मेरे हिसाब से एनसीबी ये नहीं कह सकता है कि मेरे पास अगर कोई खबर आया कि भाई यहाँ ये चीज हो रहा है, चाहे वो 20 ग्राम का हो, 20 किलो का या 2000 टन का हो, वो ये नहीं कह सकता है कि मैं नहीं करूंगा। जहां तक एनफोर्समेंट की बात आती है, छोटे आदमी बड़े आदमी बराबर है, लेकिन क्योंकि वो न्यूज वर्दी आइटम हो जाता है, देन बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं। इवन इन्वेस्टिगेशन भी कभी कभी इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है, इवन द कोर्ट प्रोसेसेस भी कभी कभी इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है। तो वो, लेकिन देयर आर वेरी रेयर इंस्टेंसेस। इसके सबसे बड़ा बढ़िया फॉल आउट ये होता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो जो केस का जो मेरिट डीमेरिट के ऊपर नहीं जाके, मैं कहूंगा कि जब भी कोई सेलिब्रिटी या कोई फेमस आदमी अगर इस ये में आता है और उसको काफी पब्लिसिटी मिलता है, उसका एक फायदा तो जरूर होता है कि जो सोशल अवेयरनेस है वो काफी बढ़ जाता है कि हाँ, ड्रग्स का जो ये है उसका जो इल इफेक्ट है यहाँ तक भी पहुंचता है और लोग को भी पता लगता है। जब अगर आम आदमी के बारे में कोई अगर 3 कॉलम न्यूज़पेपर में प्रिंट में छपता है कि भाई एनसीबी ने तो आप उमाकांत जी आप इसको ऐसे कह रहे हैं कि एनसीबी पूरे मामले को अपने ब्रांडिंग की तरह से यूज करे। बहरहाल ये शायद ये बात हर किसी को समझ में नहीं आया, लेकिन एक और मसला है इसी से, उसके बाद मैं वेद जी से भी सवाल करूंगी कि पिछले दिनों एनसीबी के महानिदेशक एसएन प्रधान ने एजेंसी के कामकाज की समीक्षा की थी और वो रिपोर्ट मेरे पास है और उसमें उन्होंने निर्देश ये दिया था कि अधिकारी जो हैं वो केवल बड़े नशीले पदार्थों के मामलों और उससे जुड़े हुए ड्रग डीलर्स पर अपना ध्यान केंद्रित करें। छोटे कंज्यूमर जो हैं, जिसको आपने कहा कि 20 ग्राम और 20 किलो में एनसीबी के लिए फर्क नहीं है, उनका ये कहना है प्रधान साहब का कि जो छोटे कंज्यूमर्स हैं उन पर पुलिस को कार्रवाई करने दे। इसे आप कैसे देखते? क्या इससे छोटे कंज्यूमर्स की जो फजीहत होती है, जो उनके साथ जबरदस्ती होती है, उस पर लगाम लगेगा? हाल फिलहाल में जिस तरह से हमने रिया चक्रवर्ती का मामला देखा, अगर मैं नाम भी लूं तो आरएन केस मामला देखा, जिस तरह से मामले मीडिया में आए और ट्रायल हुआ और टीआरपी के लिए मीडिया वालों के बीच जबरदस्त जंग हुई, उन सब चीजों पर एक तरह से लगाम लगेगा और एनसीबी की विश्वसनीयता और ज्यादा बढ़ेगी, आपको लगता है? अभी रही जो डीजी एनसीबी की जो स्टेटमेंट है, आई वेलकम इट वेरी 100% आई वेलकम इट। लेकिन अगर कोई आपके पास इंफॉर्मेशन आता है, आप उसको मना नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिकली क्या है कि ये तो टर्फ है कि भाई ये छोटा 1 किलो का केस है तो हम वो पुलिस को दे देंगे। इसमें बहुत सारा फैक्टर इन्वॉल्व है। मान लीजिए इस टाइप में, ऐसे टाइम में अगर आपके पास इंफॉर्मेशन आया और आपके पास बात सहन करने के लिए भी टाइम नहीं होगा, क्या आप उसको छोड़ देंगे? नहीं। सो ये फोकस एज फार एज ए पॉलिसी आप जब कह रहे हैं, इट इज वेल एंड गुड। आप अगर मानते हैं, उसका एक ही बढ़िया फॉल आउट हो सकता है कि देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि राइट टू फेयर इन्वेस्टिगेशन। आप और एक बात नोटिस किया होगा, डीजी साहब ये स्टेटमेंट देने से पहले जब आर्यन खान के बारे में चार्जशीट नहीं हुआ, उन्होंने एक स्टेटमेंट आई क्वाइट लाइक्ड इट। उन्होंने कहा कि हम 6 आदमियों के अगेंस्ट में हमने इसीलिए फाइल नहीं किया कि उनके अगेंस्ट में जो प्रूफ था हम उसको
बियॉन्ड रीजनेबल डाउट के स्टैंडर्ड में परखे और वो उससे खरे नहीं उतरे तो हम बोले कि नहीं, देयर इज अ वीक एविडेंस, वी विल नॉट प्रोटेक्ट। जी वेद जी, ये पूरा मामला जो मैं बार बार कह रही थी कि सारे मसले शुरू होते हैं पुलिस से और फिर पूरी जांच वांच होके और फाइनली पुलिस तक आ जाते हैं, लेकिन अभी जो आपने देखा ये चर्चा में दो चीजें हो रही हैं। एक तो पुलिस को लेकर जो उसका एक वकार था, जो मैंने आपको अभी अपने उस रिपोर्ट में भी दिखाया कि 5% लोग ही पुलिस पर अपना विश्वास बना पाते हैं। पुलिस को लेकर जो सियासी दलों का व्यवहार है वो हम सभी जानते हैं कि किस तरह से पुलिस का दुरुपयोग या फिर बहुत हद तक बेइज्जती भी पुलिस की सियासी दल करते रहते हैं, और एजेंसीज भी पुलिस को लेकर बहुत विश्वसनीयता का भाव नहीं रखती हैं। ये अजीब सी स्थिति है, जबकि सबसे दबाव में काम करने वाली पुलिस की व्यवस्था ही है। किस तरह से आप इन पूरे मामले को देखते हैं और इसका सीधा प्रभाव जो पुलिस बल पर है वो कैसा पड़ता है? राष्ट्रीय इट्स डे ऑफ फैशन। आर्मी है, कोर्ट्स है, एनसीबी है, डीआरआई है, इलेक्शन कमीशन है, तमाम एजेंसीज के ऊपर केवल 2 डायलॉग बहुत प्रचलित हो गए हैं। एक तो पिंजरे का तोता भी आप जिक्र कर रहे थे, दूसरा हमें अदालतों पर विश्वास है, किसी एजेंसी पर विश्वास नहीं है। जब अमित शाह अरेस्ट होते हैं तो वो बीजेपी एलिगेशन लगाती है कि कांग्रेस से इशारे पर किया गया। चिदम्बरम जी जब अरेस्ट होते हैं 106 दिन जेल में रहकर आते हैं तो एलिगेशन लगाया जाता है कि ये सारा काम दूसरी पार्टी है। तो ये एक बहुत गेम बन गया है और ये बड़े पैट डायलॉग है कि हमें इन एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है। तो इसलिए मिसयूज की संभावना क्यों है? क्योंकि इसमें डिस्क्रेशन का एक शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि जो एजेंसीज की कुछ डिस्क्रेशन पावर्स होती हैं, गवर्नमेंट की भी डिस्क्रेशन पावर्स होती हैं, तो उसका जो मिसयूज, जिसको इंटरफेरेंस लिया जाता है कि इसका मिसयूज हो रहा है। आप देखिए कोटा का कानून बना, मीसा बना, मको का है, टाडा है, तमाम बहुत सारे कानून इस क्रम के अंदर बने। आफ्शा है जो आर्म फोर्सेस के J&K और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, तो ये बड़ा डिबेट का टॉपिक रहा है। कुछ कानून को स्क्रैप करना पड़ा है, कुछ अदालतों ने बहुत सारे जजमेंट दिए, चाहे जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट है, अनिश कुमार जजमेंट है, बहुत सारे जजमेंट्स आए। ये एक सतत प्रक्रिया है, इसमें सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है और गुंजाइश सारी एजेंसी करती हैं, अदालतें भी रेक्टिफिकेशन करती हैं उसके लिए। परंतु केवल ये कह देना कि इसका केवल मिसयूज होता रहा, क्योंकि सारी एजेंसीज के लिए एक SOP है, एक गाइडलाइंस है, कानून है एंड अबव ऑल कोर्ट्स हैं। तो सारी इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज करती है। जो भी FIR दर्ज होती है उसका सारा का सारा अंत जो है वो अदालतों के अंदर होता है। तो अदालतों की भी जिम्मेदारी है कि वो देख पाएं, और जहां अदालतें देखती हैं कि मिसयूज ऑफ लॉ है, अभी दिल्ली का ही धौला कुआं का एनकाउंटर था, उसको फेक पाया गया, अदालत ने किस तरह से ड्रैकोनियन तरीके से पुलिस वालों को जेल भेजा, और बहुत सारे एग्जाम्पल है, भी हैदराबाद रेप केस का हुआ था। ये जो आप डिस्कस कर रहे थे अभी चैनल पर, तमाम जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो आप जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के केसेज हैं वो डिस्कस कर रहे थे। यदि एक आम जनता का जिससे पुलिस के वास्ता पड़ता है, जो आप अभी रेट बता रही थी, कन्विक्शन रेट या ट्रस्ट का जो आपने अभी 5% का जो आंकड़ा दिया, क्योंकि ये पुलिस एक पब्लिक लाइफ से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है, हर छोटी छोटी चीजों के लिए पुलिस के पास जाना पड़ता है। अब चूंकि उसमें डिस्क्रिप्शन पावर बहुत है, अब आप देखिए कि SC/ST एक्ट था, किस तरह से रैम्पेंट यूज किया गया एक पर्टिकुलर पार्टी द्वारा यूपी के अंदर। मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता है एज ए पुलिस ऑफिसर। मैं आता हूँ, एक डाउरी से रिलेटेड कुछ कानून को हमने चेंज करने की कोशिश की, क्योंकि जितने हमारे कानून हैं, जितना CBI के हैं, चाहे इनकम टैक्स के हैं, तमाम वो ब्रिटिश हायरार्की की देन है जी। तो जो कानून में हमने बदलाव भी किए तो वो इनसफिशिएंट थे। बाद में उसी डाउरी के जो रैम्पेंट अरेस्ट, किसी की भी FIR में नाम आ गया, पकड़ के जेल में डाल दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइंस बनाई और आज बिल्कुल वो ठीक चल रहा है। तो एकदम से ये कह देना कि सारी एजेंसी जो है उनका तमाम का मिसयूज हो रहा है, क्योंकि जहां मैलिशियस प्रोसिक्यूशन आता है, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट में कोर्ट ने कंपनसेशन अवार्ड किए हैं कि आपकी गलती थी और आपकी लायबिलिटी। लेकिन वेद जी, ऐसा नहीं है कि हमने ये कहा कि ये केवल मिसयूज ही हो रहा है, मिसयूज भी हो रहा है, इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और आखिर इसको कैसे रोका जाए? जी.के. पिल्लई, यू हैव हर्ड माय ऑल पैनलिस्ट, बट माय क्वेश्चन टू यू इज
now we want some solution. What options are open to an officer if he is forced by the government to follow orders which is politically motivated or anyhow it's motivated? What is the option for an officer? There is a general, insofar as the general law and order is concerned, there is a slight, it's a slightly more, shall I say, closer relationship, because the government of the day is responsible for a law and order situation. But in the case of the investigation into particular crimes and so on, and that is where the real issue comes. The officer must have the full responsibility, and if he finds that his arms are tied by any direction of the central government or the state government, as the case may be, he is duty bound to ignore those, Sir. Record those in writing, and if in spite of that he is then the officer is then, the investigating officer or the person in charge is then transferred by the state government or the central government to put, shall I say, a more pliant officer, that is where the officer should have the right to go to the court and say, this is what I was doing this investigation, this is what I put in writing, and as a result of which I am now being transferred out, and the court should be able to intervene immediately to stay that and to allow that officer to conduct his investigation independently and autonomously in accordance with the law. सर, इनके सिंह जी, एक तो उपाय ये है कि एक तो किस तरह से अधिकारी कर सकता है, वो कोर्ट जा सकता है, ये अदालत का दरवाजा खटखटाना तो एक अंतिम उपाय के तौर पर हम जानते ही हैं, लेकिन सीबीआई को लेकर अगर हम बात करें तो सीबीआई की स्वायत्तता बढ़ाने की जो थोड़ी बहुत कोशिशें हुई हैं, वह देश की वो भी कोर्ट की तरफ से ही हुई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से हुई हैं, क्या आपको लगता है कि इससे थोड़ी सुविधा मिलेगी? जब ये भी कहा जा रहा है कि जो सीबीआई निदेशक का पद है वो संवैधानिक पद बनाया जाना चाहिए और ताकि वो किसी के नीचे नहीं आए, अभी तक जो चयन की प्रक्रिया है उसको बदलना चाहिए, क्या आपको लगता है कि इसे ज्यादा स्वायत्तता देने से या इसके चीफ का जो पद है वो संवैधानिक बनाने से इस तरह की शिकायतों पर लगाम लग सकती है? देखिए, सीबीआई में सुधार हुए हैं, जैसे पुलिस रिफॉर्म के भी आदेश सुप्रीम कोर्ट के हुए थे, मैं भी उसमें को पिटिशनर था प्रकाश सिंह केस में, तो मैं जानता हूँ, तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। जहाँ तक सीबीआई का बात है, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, मैं पिल्ले साहब के बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम जहाँ तक प्रश्न है, वहां पर कोई भी पुलिस अधिकारी पॉलिटिकल अथॉरिटी के गलत आदेश को पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, और वो कह सकता है पोलाइटली और फर्मली कह सकता है ये मैं नहीं कर सकता हूँ। मैंने अपने अनुभव से कह रहा हूँ, मैं सेंकिट केस कर रहा था और उस समय के प्राइम मिनिस्टर या नॉन मिनिस्टर का दबाव मेरे ऊपर आया और मैंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, और मुझे ओवरनाइट सीबीआई से बाहर कर दिया गया। मैं सुप्रीम कोर्ट तक गया ये लड़ाई लेकर, पहले ट्रिब्यूनल में गया, वहां मैं हार गया, फिर सुप्रीम कोर्ट गया, लेकिन वहां भी हमको सफलता नहीं मिली। लेकिन ये रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन मैं सहमत हूँ कि ये करना पड़ेगा, ये स्टैंड आपको लेना पड़ेगा कि मैं ये इलीगल काम नहीं कर सकता हूँ। कोई भी पुलिस अधिकारी, खास करके टॉप ऑफिसर्स या सीबीआई ऑफिसर, ये कभी भी गलत इलीगल ऑर्डर क्राइम के इन्वेस्टिगेशन के मामले में उसका पालन करना, ये भी एक बहुत बड़ा क्राइम है। जहाँ तक सीबीआई में सुधार का प्रश्न है, देखिए कुछ सुधार हुए हैं और नहीं भी हुए हैं। अब जैसे सीबीआई के डायरेक्टर को संवैधानिक पद बना, जिसका मतलब क्या होगा? व्हाट संवैधानिक? इट कांट बी ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मींस व्हाट? सीबीआई का डायरेक्टर का सिलेक्शन का प्रोसेस जो लोकपाल एक्ट में जो निर्धारित हुआ है, उससे ज्यादा विश्वसनीय या क्रेडिबल व्यवस्था तो हो ही नहीं सकता। उसका सिलेक्शन होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा। ये 3 आदमी का कमेटी अब सीबीआई के डायरेक्टर का चुनाव करता है। और अभी बहुत ज्यादा विवाद हुआ था सुप्रीम कोर्ट
आलोक वर्मा का केस, अस्थाना के केस सभी जानते हैं। तो उसमें भी बहुत सारे समस्या हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, सुप्रीम कोर्ट का क्या भूमिका होता है, सारे प्रश्न उठते हैं। मैं इस प्रश्न पर नहीं जा सकता, लेकिन सबसे मुख्य बात एक दो बात कहा कि मैं समाप्त करूंगा। जैसे सीबीआई अभी एनआईए बनी और उसका एक्ट आ गया है और एक फुल फ्लेजेड एनआईए का एक्ट है, बिल्कुल, लेकिन सीबीआई के एक्ट बनाने में हिचकिचाहट क्यों? क्योंकि कोई भी लोग कौन चाहते हैं कि सीबीआई एक निष्पक्ष और एजेंसी के रूप में काम करे। जी। अभी तक सीबीआई जो है वो पुराने 1946 डीएसपी एक्ट के तहत काम कर रहा है। जी, बिल्कुल। अच्छा, दूसरा सीबीआई के डायरेक्टर का या ईडी के डायरेक्टर का पद 2 साल का फिक्स टर्म दिया गया, अब उसको बिल्कुल वाटर डाउन कर दिया गया। जी, क्योंकि अब उसको कर दिया गया कि नॉट 3 years बट इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 5 years, 1 year एवरी टाइम। तो ये तो प्लायबल बना दिया कि 1 साल तुम अच्छा काम करो तो हम 1 साल का और देंगे। एक काम जो ईडी के बारे में ये हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फिक्स टर्म के लिए आए थे और इनको आपने 1 साल का एक्सटेंशन दिया, नो मोर एक्सटेंशन, लेकिन उसको फिर एक्टिव ये रूल बदल दिया गया और उनको 5 साल तक किया जा सकता है। जी, और दूसरा जहाँ तक है, देखिए सीबीआई के इंटरफेरेंस के मामले में एक पॉइंट में कह दूं कि पहले था कि केवल जॉइंट सेक्रेटरी और एवब के केस में सीबीआई को सरकार के अनुमति की आवश्यकता थी। अब वो एक्ट अमेंड करके अब कोई भी केस सीबीआई जो टेकअप करेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको सरकार की अनुमति चाहिए। जी। एक ऑफिसर इंचार्ज के यहाँ अगर आप कॉग्निबल ऑफेंस लेके चले जाए दिल्ली के थाने में तो उसको डिस्क्रिप्शन है वो केस रजिस्टर करना, इज बाउंड टू रजिस्टर केस अंडर द सीआरपीसी। जी जी। लेकिन सीबीआई में अगर आप रफाल केस के लेके जाएं तो उसका या कोई एक मामूली सा भी केस लेके जाएं तो सरकार का अनुमति, तो उसके तो हाथ पर बांध दिए गए। बिल्कुल। और जी, और अगर यही स्थिति है जिसकी वजह से बार बार यह विश्वसनीयता बढ़ रही है, वेद जी यहाँ पर एक और पुलिस को लेकर, जैसे सीबीआई को लेकर तमाम मुश्किलें, पुलिस को के रिफॉर्म पर तो इतनी बात भी हो गई, प्रकाश सिंह का रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन अभी तक वो स्थिति नहीं बन पाई जब सीजीआई को ये न कहना पड़े कि एक पुलिस अधिकारी भी सत्ता पार्टी का साथ अगर देगा तो स्थिति ऐसी ही रहेगी। क्या आपको लगता है कि ये अब सही वक्त है जब पुलिस को ओवरऑल चेंज करने की जरूरत है और प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट, प्रकाश सिंह का जो मामले का रिपोर्ट है उसको लागू करने के लिए ये अब सही वक्त है? राजश्री, अभी आपने बताया 2006 का प्रकाश सिंह का केस है और बहुत सारे पुलिस कमीशंस बने जिनकी रिकमेंडेशंस अभी भी बस्ता खामोश में पड़ी हुई हैं, उनके ऊपर आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। प्रकाश सिंह केस में अभी 50% स्टेट ने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट सुप्रीम कोर्ट में नहीं की है, तो हालात बहुत सीरियस हैं। और जहां तक मीडिया का संबंध है, मीडिया एक बहुत बड़ा वॉचडॉग बन के निकला है। जिन केसेस में मीडिया ने ट्रायल किया, जिसको ट्रायल बोल देते हैं, उसका एक प्रेशर जो बिल्टअप आप लोगों ने किया है, मीडिया ने किया है, मैं तो इसका स्वागत करता हूँ। सुशांत राजपूत केस के अंदर जिस तरह से एक सीबीआई को उतार दिया गया मैदान के अंदर, सीबीआई के हाथ भी आज खाली हैं। वही जो बॉम्बे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन थी वही सबसे बड़ी साबित हुई। तो ये तमाम जो चीजें हैं, ये अभी जो बात चल रही थी, जिस रेफरेंस में आप बात कर रहे थे, जरूरत है जो हमारे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, हमारी जो दूसरी एजेंसीज हैं जो इन तमाम चीजों पर वॉचडॉग का काम करती हैं, उनको मजबूत किया जाए। अभी आपने देखा सेडिशन के केस में सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा क्योंकि इस बार रैम्पेंट मिसयूज हो रहा था। इस तरह बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं, कानून है जिनका अभी डिस्कशन में आ रहा था बार बार कि डिस्क्रिप्शन का जहाँ इस्तेमाल है उसका मिसयूज होने के चांस बने होते हैं, आज भी हैं, पहले भी थे। कोई भी गवर्नमेंट आएंगी, ये एलिगेशन परमानेंट फीचर है। ये जो परमानेंट जो डायलॉग है कि ये अदालतों पर विश्वास है और ये पॉलिटिकल पार्टीज, फला पॉलिटिकल पार्टीज है, ये कभी भी इससे ऐसा कोई टाइम नहीं आएगा जब ये कहा कि हाँ बिल्कुल ये इन्वेस्टिगेशन है। और बहुत छोटे छोटे लेवल पर, थाना लेवल पर आप बड़ी एजेंसीज को छोड़ दें तो उन पर भी एलिगेशन लगते हैं। पुलिस के खिलाफ या दूसरी एजेंसी के खिलाफ फिक्सअप करने के लिए लोग अदालतों में 150-60
सीआरपीसी का सहारा लेते हैं, फाल्सली पुलिस वालों को, एजेंसीज वालों को इम्प्लीकेट कर देते हैं, या अपना रिवेंज लेने के लिए इस तरह की चीजें इस्तेमाल की जाती रही हैं और आज भी की जा रही हैं, क्योंकि कानून में प्रोविजन है। जरूरत केवल इस चीज की है कि आप जैसा मीडिया है या दूसरी जो एजेंसीज है वो वॉचडॉग का काम करें, यदि कुछ ऐसा गलत हो रहा है उसको हाईलाइट करें और बुरे पुरजोर से हाईलाइट करें, जिससे कि वो आगे ना बढ़ पाए और नहीं बढ़े। जी बिल्कुल। डीपी सेमवाल जी हमारे साथ है। डीपी सेमवाल जी, जब पुलिस का मामला आता है या जहाँ क्राइम का मामला आता है, एनसीबी हो, पुलिस हो, सीबीआई हो, वो सारे मामले ऐसे होते हैं जो पब्लिक गेज में आ जाते हैं और मीडिया भी उसको खूब उछालती है। इनकम टैक्स, ईडी के भी कुछ हिस्से तो बिल्कुल पब्लिक गेज में होते हैं, लेकिन इनकम टैक्स का मसला ऐसा कुछ होता है जो कागजी कार्रवाई में बहुत उलझा रहता है मामला, वो उस तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। खासकर अब ये भी कहा जाता है कि जो अधिकारी हैं वो अक्सर पूरे मामले को ठंडे बस्ते में रखते हैं, जब माहौल बदलता है तो वो मामले को उठा लेते हैं और वहां से फिर जांच शुरू हो जाती है। क्या आपको लगता है कि खासकर आय से अधिक संपत्ति का मामला हो या इस तरह के जो मामले होते हैं, जैसे जस्टिस चंद्रा ने भी कहा कि यहाँ तक भी हुआ है कि बच्चों की कॉपियां तक उठा ली गई और कहा गया कि ये कोड में लिखा हुआ है, क्या आपको लगता है कि ऐसे में पूरी व्यवस्था में, खासकर इस व्यवस्था में, कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने की जरूरत है या कुछ इस तरह की व्यवस्था बनाने की जरूरत है ताकि ये जो बिटवीन द लाइंस हैं वो न पढ़ा जाए और कार्रवाई को सुचारू रूप से और स्वच्छ, ट्रांसपेरेंट तरीके से चलाया जा सके? आयकर विभाग की जो क्रियाशैली है उसके अंतर्गत जो टैक्स पेयर्स हैं उनको इस तरह का संरक्षण प्राप्त होता है और वो जनता की डिमांड के बेसिस पर ही कि उनके संबंधित मामले जो उनका सीजर है और जो उनके घर में मिला हो उसकी सरकार या आयकर विभाग पब्लिक में प्रदर्शनी न लगाए। उनको जो इस तरह के लोग हैं, असामाजिक तत्व हैं, उनसे खतरा पैदा हो जाता है, धमकियां आने लगती है जब किसी को पता लगता है कि इनके घर में 50 करोड़ मिल गया, 20 करोड़ मिल गया, बहुत ज्यादा जेवरात मिले हैं और इस तरह की घटनाएं भी हुई हैं। आप अगर याद करो कि एक सम्मान स्कीम चली थी और उस सम्मान स्कीम में जब हाईएस्ट टैक्स पेयर्स को सम्मानित किया गया विभिन्न शहरों में, तो उनमें से कई सम्मान प्राप्त करने वाले टैक्स पेयर्स को धमकियां आई थी। तो उसके बाद और भी डिपार्टमेंट सचेत हो गया, सरकार सचेत हो गई कि इनसे संबंधित व्यक्तिगत मामलों को न तो प्रेस में दिया जाए और ग्रीवेंस जो होता है उसको लेकर के टैक्स पेयर खुद ही उसमें चला जाता है। तो पब्लिसिटी नहीं होती है इनकम टैक्स के केस की। ये तो इसलिए नहीं होती है कि इनकम टैक्स का रेड किसी सम्मानित व्यक्ति के यहाँ होता है। दूसरी बात पर आजकल तो खूब होती है, जैसी इनकम टैक्स की टीम पहुंचती है वैसे ही पूरा प्रदर्शन लग जाता है। बिहार फिलहाल में पूजा सिंघल केस में आप देखें, पैसों की गड्डियां मिली और बड़े बड़े जेवरात मिले, ये सब कुछ दिखने लगता है। पूजा सिंघल जी के केस में बेसिकली करप्शन के अगेंस्ट था। इनकम टैक्स तो उसमें सेकेंडरी है। अच्छा। इनकम टैक्स तो बाद में आएगा, केवल इनकम टैक्स होगा। हाँ, तो ऐसा केवल इनकम टैक्स का होगा। बाकी आप जस्टिस साहब ने, चंद्रा साहब ने जो कॉपियां और ये सब मटेरियल इकट्ठा करने का जिसका कि ज्यादा रेलेवेंस नहीं होता है, वो क्या होता कि विभाग में, फॉर एग्जाम्पल हमारे विभाग में उच्च स्थानों पर तो IRS अधिकारी आते हैं जिनको कानून की ट्रेनिंग भी दी जाती है, स्वयं भी वो पढ़ाई करते हैं। हाँ। लेकिन जो टीम होती है उसमें तो हर तरह का कई लोग होते हैं। इसीलिए तो हमारे पास भी वही संजीवनी लाने के लिए जैसे हनुमान जी को भेजा गया था, वो पूरा पहाड़ लेके आ गए थे, तो उसके लिए हमें जरूर अपनी ट्रेनिंग सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि लोवेस्ट इंस्पेक्टर से भी लेवल के लोग जो हैं उनको अकाउंट्स की ट्रेनिंग दी जाए कि वो सिर्फ रेलिवेंट ही इन्फॉर्मेशन लेके आए। जैसे सतीश चंद्रा, जिसको कहा गया कि पूरी बहस का जो मैं समझ पा रही हूँ लब्बो-लुबाब कुछ यूं निकला कि सब कुछ चल रहा है, उम्मीद की जा सकती है कि सुधरेगा, और लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो आप अदालत में चले जाइए। मेरा यहाँ दो सवाल है। एक तो अदालत इस पूरे मामले में, हालांकि हाल फिलहाल में जितनी बार हम लोगों ने देखा इस तरह के जब भी मामले आए हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी तल्ख टिप्पणियां आई हैं इन एजेंसीज पर। एक तो ये कि वाकई क्या अदालत में ही ये सारे मामलों का निपटारा किया जाए, जैसे आपने कुछ सुझाव तो दिए, लेकिन जब तक वो नहीं होते हैं तब तक क्या स्थिति हो। दूसरी ये कि जो बड़े मामले होते हैं जिनकी एक मीडिया ट्रायल शुरू हो जाती है, वो चाहे अपराधी हो नहीं हो, मीडिया घोषित कर देता है कि अपराधी हो, क्या एक बड़ी वजह है, उस वजह से भी इन एजेंसीज पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है या इनकी विश्वसनीयता कम होती है?
जहाँ तक इन एजेंसीज का सवाल है, जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं और इनका जो क्लाइंट तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो इनके सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत हाई प्रोफाइल लोग होते हैं। लेकिन जहां तक पुलिस का सवाल है, वो तो एक आम आदमी को डील करती है और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में पुलिस आती है। अच्छा, जहां तक आप हर बार ये कहते हैं कि साहब अदालत देखेगी, अदालत कितना देखेगी? अदालत में 3.5 करोड़ केसेस पेंडिंग पड़े हैं, कितना फुर्सत होती है वहाँ एक केस को, कितना हम डीपली देख पाएंगे? ये तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को देखना है कि वो कितना उसको मटेरियल को लेकर आ रहा है, प्रूफ बना रहा है। अदालत के पास इतना टाइम नहीं होता। दे आर डूइंग जस्टिस, दैट्स ऑल। वो वास्तव में रियल सेंस में जस्टिस है नहीं है, वो तो आगे चल के पता लगेगा। लेकिन दोनों पार्टीज को पता होता है कि व्हाट इज ट्रूथ, लेकिन सर जज को पता नहीं होता कि व्हाट इज ट्रूथ। उसको ट्रेस करना होता है और उसी के हिसाब से लिखना होता है जी। तो इसके अंदर ये है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर इसको आप कम करना चाहते हैं, अदालत के ऊपर बोझ कम करना चाहते हैं, तो आप अपना ह्यूमन रिसोर्सेज जो है उनको आप देखिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारे को पैनलिस्ट ने कहा था कि जब आपका सीबीआई के डायरेक्टर का सिलेक्शन होता है तो उसमें सीजीआई, लीडर ऑफ पोजिशन और प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं। उनके पास टाइम कहाँ है कि इतने डिटेल में पढ़ पाए? वाई आर नॉट इंक्लूडिंग 2 एक्सपर्ट जो सर रहे हैं, उस लाइन के लोग रहे हैं, उनको एक्सपर्ट बनाकर रखिए ताकि उसको गो थ्रू कर सकते हो। लेकिन वो नहीं करेंगे। आप प्राइम मिनिस्टर से आप कितना एक्सपेक्ट करेंगे? वो कितने फाइल पढ़ पाएगा? और या सीजीआई कितना कर देख पाएगा? लीडर ऑफ पोजिशन कितना कर पाएगा? उसको सुनेगा भी कौन? तो ये सारे ह्यूमन रिसोर्सेज देखना है। अच्छा, जहाँ तक पुलिस का और अदर का है, तो ये ह्यूमन रिसोर्सेज तो ही हमेशा आता है। कैसे लोग ऐसे मिलते हैं? अभी आप देखिए दिल्ली आईजी एयरपोर्ट पर जो हमारा लॉकर है जिसके अंदर चीज गोल्ड रखते हैं, वो ब्रास में बदल दिया जी। तो उसमें तो इधर ह्यूमन रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है। अब पंजाब पुलिस है, वो दिल्ली के बीजेपी को लीडर को उठा के ले जाने लगी। यूपी में देखें पुलिस का यूज हो रहा है। तो ये तो हमेशा से होता आया, होता रहेगा। और जो हमारे जो को पैनलिस्ट ने कहा है, ये तो स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी हो गई है। ये तो इसका मिसयूज हो रहा है। एक मीडिया के ऊपर भी बात करना चाहूंगा। जहाँ मीडिया ट्रायल हो जाता है वहाँ बेल तो मिलना मुश्किल है ही है। तो मीडिया ट्रायल, हर कोई जज भी या कोई भी नीचे का जो जुडिशियल ऑफिसर है वो घबराता है कि मीडिया ट्रायल हो गया, इसको देनी नहीं है। अच्छा, आपने देखा नूपुर तलवार के केस के अंदर कुछ भी नहीं मिला और अल्टीमेटली इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसको छोड़ दिया और सरकार के पास इतना मटेरियल नहीं था कि उसकी अपील भी कर सके। लेकिन दैट वाज ओनली मीडिया ट्रायल। जो उस आदमी को, एक्यूज को जो है, पूरी फैमिली को, पति को जेल के अंदर रहना पड़ा 6 महीने। तो ये तो मीडिया ट्रायल की वजह से होता है ना। और मीडिया ट्रायल में भी क्या ह्यूमन रिसोर्सेज या ब्लैकमेलिंग नहीं होती? खूब होती है। जिसको चलवाना वो चलवा लीजिएगा आप केस को जी। बिल्कुल। और तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि एक तो जिसको बोला जाए एक स्वतः निरीक्षण, आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। और तमाम जो एजेंसीज हैं, अगर इनको अपनी विश्वसनीयता बरकरार रखनी है तो बहुत हद तक इंटरनल चेंज की जरूरत है। और साथ में अदालत जिस तरह से एक्टिव रहती है इन पूरे मामले पर, कहीं और ज्यादा एक्टिव हो तो ज्यादा स्थिति सुधर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का मेरे साथ इस बहस में जुड़ने के लिए। और इसमें कोई शक नहीं कि एक ऐसी समस्या है जिसे पल भर में नहीं निपटाया जा सकता, नहीं इसका हल बस एक कार्यक्रम के द्वारा ढूंढा जा सकता है, लेकिन एक सतत प्रयास किया जा सकता है। और अगर इन एजेंसीज के ताकत का एहसास, अभी जैसे इसी चर्चा में हनुमान जी की चर्चा आई, तो जैसे भगवान हनुमान को खुद अपनी ताकत का एहसास नहीं था, वो जामवंत ने कराया और जब तब उन्हें पता चला कि वो लंका पार कर सकते हैं। इन एजेंसीज को अपनी ताकत और जिम्मेदारी दोनों का एहसास जिस दिन हो जाएगा, उस दिन इन एजेंसीज पर जो ये आक्षेप लगते हैं वो भी खत्म होंगी। इनकी वजह से, इनके काम करने के तरीके की वजह से जो अदालतों में केसेस का दबाव बढ़ता जा रहा है वो भी कम होगा। हम इसी उम्मीद में रह सकते हैं। ये कब होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो इसी उम्मीद में आज इंडिया लीगल में इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर आपके सामने होंगे एक अन्य विषय के साथ। नमस्कार।